जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उनको ज़रूर देखना चाहिए जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रैंडमली जब हम एक बार शुरू कर देते हैं और हम जितना मेहनत करते हैं, अगर हमको अपने मेहनत के हिसाब से या हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि रेंडमली तैयारी शुरू किए, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, फिर पढ़ाई उनकी बंद हो जाती है। उसका बस एकमात्र कारण होता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में प्लानिंग नहीं किया है। दूसरा, ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है जो तैयारी कर रहे हैं, पर उनको जितना एक्सपेक्टेशन है या जितना मेहनत कर रहे हैं उनको लगता है कि ये रिजल्ट उनका होना चाहिए था पर नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको ये स्टेप्स देखने चाहिए और फॉलो करने चाहिए। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करने वाला है। अगर आप इनमें से कोई नहीं हो तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए जिनके लिए ये जरूरी है। तो कुछ 8 स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं बताऊंगा आपको आइडिया नहीं होगा, आपको आइडिया है। पर क्या होता है, जब किसी एक चीज को रिपीटिवली कई सारे लोग कहते हैं ना, तो हमारा थोड़ा उसमें भरोसा बढ़ जाता है और हम उन्हीं चीजों को दृढ़ता से फॉलो करने लगते हैं। नहीं तो पहले बस ऐसे ही कि हाँ करते हैं, होता है नहीं होता है, सम टाइम छोड़ देते हैं, फिर सम टाइम मन में भाव आता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। तो ये सब कंफ्यूजन निकल जाता है जब कई सारे लोग उसको कहते हैं और आप उसको फॉलो करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, या जो पहला स्टेप्स है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी, तैयारी शुरू कर दिया है तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो भी, पहला स्टेप है कि नो योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम के बारे में जानना है। अब कैसे जानेंगे, इसमें 2 चीज आपको ठीक से देखना है। पहला है आपका एग्जाम पैटर्न। आप अपने एग्जाम पैटर्न को जब तक नहीं जानोगे, कई सारी एग्जामिनेशन बॉडी होती हैं जो थोड़े पैटर्न में चेंजेस भी करते रहते हैं, तो आपको वो भी एनालाइज करना है कि अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है। दूसरा जो आपको जानकारी रखनी है वो है सिलेबस का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिलेबस होता है ना, उसको तो आप ऐसे पढ़ लीजिए कि वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जाए। पढ़ लीजिए मतलब आपको बैठ के याद नहीं करना है, आप इतने बार देख लीजिए सिलेबस को, या सिलेबस से रिलेटेड चीजें इतनी बार पढ़ लीजिए कि आपको सिलेबस याद रहे। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है अपना, आपको बार बार सिलेबस पलट के देखना पड़ रहा है ना, तो फिर माना जाएगा कि आपकी पढ़ाई जिस लेवल की होनी चाहिए, जिस लेवल का कंपटीशन है उस लेवल का नहीं है। अब आपने जान लिया कि भाई आपका एग्जाम क्या है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप्स आपको करना है कि आपको अपने एग्जाम का लेवल समझना है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। अगर आपको अपने एग्जाम का लेवल नहीं पता है तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि कंपटीशन क्या है। और एग्जाम का लेवल जानने के लिए आपको 2 चीजें यहां भी करनी है। पहली चीज करना है आपको, मैं तो रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 5 इयर्स के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 साल का। इसमें एक ध्यान और देना है कि अगर आपके एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ है इन 5 सालों में, तो उस चेंज के साथ, उस चेंज को अकोमोडेट करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो सिलेबस से बाहर हुआ उसको छोड़ देना है, जो सिलेबस में इन हुआ उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो कम से कम 5 साल का, अगर इससे ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ पाओगे, क्वेश्चन का लेवल समझ पाओगे, इवन दो टॉपिक समझ पाओगे आप कि ये जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं जब आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करते हो। तो एक स्टेप्स यहां पे और है, वो है आपको कट ऑफ भी देखना है कि भाई ये एग्जाम जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या जिस ईयर का पेपर हम कर रहे हैं उस ईयर का कट ऑफ क्या गया था। तो आप एग्जाम के लेवल को समझ पाओगे कि भाई किस लेवल तक मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो चल, अगर आपका शुरुआती स्टेप्स है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो बिल्कुल बस आपको यह समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर आपने पहले फंडामेंटल पढ़े हैं या आपकी ठीक ठाक पढ़ाई है तो आपको ठीक से सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है।
दूसरा, आपको कट ऑफ भी यहाँ पे थोड़ा देखते रहना है, ऐसा नहीं कि बहुत सीरियसली, बट ये तो चेंज होता रहता है, बट फिर भी आपको देख लेना है, इससे एग्जाम का लेवल आपको पता चलेगा आप प्रेजेंटली या करंटली कहां पे हो और आपके एग्जाम का लेवल कहां पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है और कैसे इसको कम करना है। ये कहां से पता चलेगा आपको? आपके एग्जाम के लेवल से पता चलेगा। तीसरा स्टेप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपने एग्जाम समझ लिया, एग्जाम का लेवल समझ लिया, अब आपको शेड्यूल बनाना है। बिना शेड्यूल के पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप बिना शेड्यूल के पढ़ाई कर लेते हो भाई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बिना शेड्यूल के आप वो एफिशिएंसी अचीव कर लोगे जो एफिशिएंसी चाहिए। पढ़ने को कोई पढ़ सकता है, पर एफिशिएंसी के साथ पढ़ना, क्वालिटी के साथ पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पढ़ाई में एफिशिएंसी, समझ रहे हो ना कि हमने जितना पढ़ा क्या उतना आउटकम आ रहा है। हमने अगर एक टॉपिक पढ़ा है, अगर 2 फंडामेंटल पढ़े हैं एक टॉपिक में, तो क्या वो दोनों मुझे आते हैं, ठीक से आते हैं, एक आता है, आधा आता है, ये उसकी एफिशिएंसी है कि हमने जितना पढ़ा उसमें से हमको अभी कितना आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप शेड्यूल बना लोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। शेड्यूल 2 टाइप के होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो। पहला शेड्यूल होता है कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं। कितने घंटे पढ़ने हैं आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से उतने पढ़िए। जबरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए अगर कम है। और अगर आप ठीक ठाक बैठ लेते हो, बैठने की प्रैक्टिस है, पढ़ने की प्रैक्टिस है, तो उसमें क्वालिटी डालने की कोशिश करिए कि कितने टाइम तक हम ठीक से पढ़ पा रहे हैं, कितने टाइम तक लग रहा है कि बस पेज पलट रहे हैं या लिख रहे हैं, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है। तो टाइम टेबल बना लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि खुद को टारगेट दीजिए। दोनों में से कोई सा फॉलो कर सकते हो। टारगेट दीजिए कि भाई आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक एडवाइस यहां पे और रहेगी, चाहे आप टाइम टेबल बनाओ चाहे टारगेट बनाओ, टॉपिक वाइज, फंडामेंटल वाइज, मैं कहूंगा कि कम से कम 2 से लेके 3, इतना तो मिनिमम, इतना टॉपिक एक दिन में कवर करने की कोशिश करिए। आप अपने एग्जाम पैटर्न को जानते ही हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग भी है, जीके भी है, इंग्लिश भी है, टेक्निकल भी है या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है, तो आप कोशिश करिए कि एक दिन में रीजनिंग भी पढ़ने की कोशिश करिए, इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश करिए और टेक्निकल भी पढ़ने की कोशिश करिए। इससे यह होगा ना कि आपका दिमाग बोर नहीं होगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट हम कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं ना 4-5 घंटे, तो धीरे धीरे उसमें हमारी एफिशिएंसी घटती जाती है। वो मतलब उससे क्या होता है, बोर होते हैं ना, हम भी तो बोर होते हैं, दिमाग भी बोर होता है। एक ही चीज, फिर कोई चीज नया आता है ना, फ्रेश आता है, तो उसमें दिमाग फ्रेश तरीके से लगता है, तो फिर से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप स्लॉट बना लीजिए कि 2 घंटे सब्जेक्ट कोई पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, या जो भी टारगेट सेट करिए। मैं कहूंगा कि कम से कम 2-3 तो पढ़ना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम आप कर सकते हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। पर मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट तो ऐसे इंक्लूड होने चाहिए, 2 से 3 टॉपिक ऐसे इंक्लूड होने चाहिए ताकि आपको बोरियत फील ना हो पढ़ते टाइम और आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, एक लेवल तक मेंटेन रहे। बस ऐसा ना हो कि बस बुक लेके बैठे हुए हैं। तो आपका शेड्यूल हो गया, शेड्यूल बना लिया आपने, शेड्यूल बना के ही पढ़ना चाहिए। बिना शेड्यूल के पढ़ाई का कोई खास मतलब है नहीं। जो चौथा स्टेप है ना, ये हम सभी के लिए 5 स्टार वाला स्टेप है। अक्सर लोग या मैक्सिमम लोग इसी को मेंटेन नहीं कर पाते। पढ़ाई करने से कम या ज्यादा, करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो आपके पढ़ाई में आप 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी एग्जाम है, जैसा भी कंपटीशन है, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिलेटिव होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। केवल आपके पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, दूसरे की पढ़ाई भी उतना ही इक्विवेलेंटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि दूसरा कितना पढ़ रहा है जो आपका कंपटीटर है। अगर वो ज्यादा लाएगा, अगर आप गुड हो, अगर वो बेस्ट है, तो सिलेक्शन उसी का होने वाला है। तो आपको भी बेस्ट की कैटेगरी में तो जाना पड़ेगा। तो आपको यहां पे भाई मेंटेन करना पड़ेगा अपनी कंसिस्टेंसी को। अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो। अब क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे रहे। घबराहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत बार लो फील होता है।
तो देखो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होता है। एक चीज मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। कोई सा भी आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो आप ढूंढ के रख लीजिए। आपकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा होगा, दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा कि माँ बाप के लिए कुछ करना है, घर परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, ढेर पैसे कमाने हैं, गाड़ी खरीदनी है, पावर कमाना है, सोशल रिस्पेक्ट कमाना है। कुछ तो ऐसा चीज होगा जो हमको थ्रिल करता होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए भाई कुछ कमी है, मशीन बन चुके हो आप। उससे पहले बाहर निकलने की कोशिश करिए, इसके बाद तैयारी करिएगा। कुछ न कुछ हर किसी के जिंदगी में होता है जो उसको थ्रिल करता है, उसको मोटिवेट करता है। वो होता है आपका एक्चुअल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जहां से आपको कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन का एक तरीका और होता है कि अगर आपको कभी लो फील हो ना, तो अकेले बैठ के, किसी के साथ नहीं, अकेले बैठ के, ना ही किसी से बात करना, अकेले बैठ के चीजों को रिवाइंड करने की कोशिश करिए। जब हम चीजों को रिवाइंड करते हैं ना, सोचते हैं, तो कई सारे थॉट्स ऐसे उस टाइम पे आते हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं कि यार हमने शुरू कहां से किया था, क्यों किया था, क्या इश्यूज थे जो धीरे धीरे फेड हो रहे थे, वो धीरे धीरे ताजा होना शुरू होंगे और आप मोटिवेट होगे करने के लिए। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये एक्चुअली वर्क करता है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करोगे, इसके लिए है आपको कुछ तो कुछ सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ढूंढ लीजिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये हमारा है चौथा स्टेप्स। पांचवा स्टेप्स है, आपकी पढ़ाई भी चल रही है, आपके पास शेड्यूल भी है, आपके पास कंसिस्टेंसी है। अब आता है आपकी टेस्टिंग वाला लेवल। अब आपको खुद को टेस्ट करना है भाई कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं क्या एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब अब आपको टेस्ट करना है खुद को। क्या करना है, टेस्ट करना है। इसके लिए तरीका क्या होता है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अब आपको बैठ के वो टाइम देखिए एग्जाम का कि भाई 3 घंटे का पेपर है, इसमें मुझे 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बैठ के सॉल्व करिए, देखिए कितना हो रहा है। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, जो भी आपको पसंद है। टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है खुद को टेस्ट करने का कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और जो हमने पढ़ा है क्या एक्चुअली में वो हमको आता भी है या हम ऐसे ही हवा हवाई बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। बिलीव मी, अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करते हो, एग्जाम में इतनी गलतियां करके आओगे कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर टेस्ट करते हो, यहां पे वो गलतियां करोगे तो एग्जाम में वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। टेस्ट करके के पहले या करने के बाद, कुछ भी, अगर बहुत फ्रीक्वेंट टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद, अगर फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं देते हो तो टेस्ट देने से पहले एक स्टेप और आता है। चाहे आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, चाहे उसको आप 5वें पे रख सकते हो, चाहे उसको 6वें पे रख सकते हो। चलो मैं यहां पे 6वें पे रखता हूं। देखो, भूलना ह्यूमन का नेचर है। हम सभी पढ़ते हैं, भूलते हैं, मेमोरी फेड होती है। नहीं तो भाई कोई मर जाता हमारे घर परिवार में, अगर हमको उतना ही दुख हमेशा होता तो हम जी ही नहीं पाते। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है इंसान की कि इंसान चीजों को भूलता है। ठीक है, उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, उसको भी भूलेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास एक रिवीजन का अल्टरनेटिव शेड्यूल होना चाहिए। जो हमारा मेन शेड्यूल है उसके अलावा हमारे पास एक रिवीजन का अल्टरनेटिव शेड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक रिवीजन का अल्टरनेटिव शेड्यूल होना चाहिए जिसमें हम चीजों को रिवाइज करें। वो 1 वीक का हो सकता है, जैसी मेरी कैपेसिटी है। मुझे अगर 1 वीक में चीजें भूलती हैं तो 1 वीक का, 1 दिन 2 दिन में भूलती हैं तो 1-2 दिन का। पर शुरू में रिवीजन का ऐसा ही रहता है कि शुरू में आप रिवीजन 4-5 दिन बाद कर लो, फिर 10 दिन बाद कर लो, फिर 15 दिन बाद कर लो उसी चीज को रिवाइज, फिर 21 दिन बाद कर लो, 1 महीने बाद कर लो। तो 1 महीने में अगर 4-5 बार आपका रिवीजन हो चुका है तो फिर उसको 2 महीने बाद भी पढ़ोगे आप तो चल जाता है। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना टाइम तक आपको याद रहता है, आपके पास एक रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली भूलते हो तो इसको टेस्ट से पहले, जनरली टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज करके ही जाना चाहिए, ताकि आपका मोटिवेशन कम ना हो कि यार इतना पढ़ा, टेस्ट दिया, खराब मार्क्स आ गया। अगर रिवाइज करके जाओगे तो चीजें आपको ताजा रहेंगी, टेस्ट में भी अच्छा आएगा। फिर टेस्ट देने के बाद भी रिवीजन कर सकते हो कि भाई ये चीज में मुझसे क्यों गलत हो गई, इसमें क्या प्रॉब्लम था, मैंने पढ़ा नहीं था, फॉर्मूला भूल गया, फंडामेंटल भूल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट देने के बाद जो आपका 7 स्टेप्स है, आपको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है या फिर
इवेल्युएट करना है। जो भी आप करना चाहो तो आपको रिव्यू करना है भाई, बिना रिव्यू के छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उसको रिव्यू करना है। कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम था, जैसे मैंने पहले बताया, भूल गया, पढ़ा नहीं था, याद नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ये रिव्यू जरूर करना है। ये हमारा 7th स्टेप है। रिव्यू करने के बाद जब हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो हमको अपनी परफॉर्मेंस भी टेस्ट करनी है। परफॉर्मेंस मतलब पहले टेस्ट में मैंने कैसा परफॉर्म किया था, दूसरे टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, तीसरे में कैसा किया, मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रही है कि नहीं। तो हमारा 8वां स्टेप और लास्ट स्टेप है, हमको अपने इंप्रूवमेंट को इवेल्युएट करने हैं। क्या करने हैं? इवेल्युएट योर इंप्रूवमेंट। आपको अपने इंप्रूवमेंट को इवेल्युएट करना है, ये देखना है कि भाई मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, और होना ही चाहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका 2 ही रीजन हो सकता है। या तो अब एकदम शीर्ष पे पहुंच गए हो, 300 का पेपर है, आप 300 ला रहे हो, भाई फिर क्या ही इंप्रूवमेंट करें। या फिर आप स्टक हो गए हो, आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हो, या अपने कमियों को पकड़ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपनी कमियों को मानने को तैयार ही नहीं हो। तो उससे बेसिकली उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है और फिर से चीज़ों को एनालाइज करना है और अपने इंप्रूवमेंट को कंटिन्यूअस रखना है कि वो आगे बढ़ना चाहिए। पहले अगर मैं 100 नंबर लाया था तो 110 हो, 115 हो, 105 हो, पर बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है कि अरे यार इस बार वाला जो टॉपिक था वो हार्ड था इसलिए कम आ गया। बहुत बार ऐसे बहाने आते हैं कि यार टेस्ट दिया ना, इस बार का पेपर हार्ड बना दिया था, इस बार का गलत टॉपिक ले लिया था, इस बार का मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं था, इस वजह से कम आ गया। ये सब एक्सक्यूज छोड़ के, क्योंकि एग्जाम आपके कंट्रोल में नहीं है। टफ आएगा, इजी आएगा, मीडियम आएगा, जो पढ़े हो वो आएगा, जो नहीं पढ़ोगे वो आएगा, क्या आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको हर परिस्थिति के लिए, हर इन्वायरमेंट के लिए, हर स्टेट के लिए खुद को तैयार करके रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो ये कुल 8 स्टेप थे। बनाने का पर्पज यही था कि थोड़ा सा दृढ़ता के साथ आप इनको इंप्लीमेंट करिए। बिलीव मी, आपको हेल्प जरूर मिलेगा, इंप्रूव होगी आपकी पढ़ाई। पर हाँ, आपको ऑनेस्टी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि बस कर लिया, करने के लिए कर रहे हो, फिर तो आपको भी पता है अंदर से कि अपना नहीं होने वाला है, कुछ दिखाने के लिए किसी को कुछ भी करते रहे। पर अगर चाहते हो आप कि सच में सिलेक्शन हो, तो फिर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो। कुछ आगे पीछे कर सकते हो आप अपने एबिलिटी के हिसाब से। आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे आगे करना है, ये पीछे करना है, बिल्कुल करिए, पर करिए सारा। बाकी कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में, पर्सनल मैसेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।